देखते हुए राज्य सरकार ने उठाए कड़े कदम। 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे होटल्स, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स। सामाजिक, धार्मिक और सियासी जमावड़े पर लगी रोक। चुनावी राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार की बढ़ाई रफ्तार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बंगाल में चुनावी रैलियां। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी बांकुरा में करेंगी चुनावी रैली। सीरिया संघर्ष की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत ने सीरिया के नेतृत्व में सीरिया के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की मदद से की जा रही राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति जताई प्रतिबद्धता। कहा, सीरिया संघर्ष का नहीं है सैन्य समाधान। मौजूदा दूरियों को कम करने के लिए रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपनाने का किया आह्वान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में करेंगे भारत का दौरा। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। और खेल की खबर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में। सीरीज में दोनों ही टीम अब तक 1-1 की बराबरी पर। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे सीरीज के बाकी मैच। बीसीसीआई और जीसीए ने लिया फैसला। नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और अब सीधे रुख करेंगे बंगाल का, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने अपने बेटे को खोया है टीएमसी के लोगों के द्वारा मारे जाने के कारण, क्या उनको ममता दीदी वापस कर सकती है? मेरे भाइयों, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं। हमारे 1500 से लेकर 2000 तक के कार्यकर्ता घायल हुए। इसके संबंध में उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। चाहे वह सीपीएम हो, चाहे वह टीएमसी हो, बराबर सभी ने पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर रखा है, राजनीति को लोगों के ऊपर रखा है। गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए बनाई गई हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी ममता दीदी लागू नहीं कर रहे। क्या अपराध किया है यहां के? यदि मोदी जी कोई सुविधा देते हैं केंद्र के द्वारा, आपकी जिम्मेदारी बनती है यहां का मुख्यमंत्री होने के नाते कि आम जनता तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए और लाभ आप पहुंचाएं। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, ममता दीदी ने वह पैसा आपको नहीं दिया। और मैं गारंटी देता हूं आपको, सुन लेना आप लोग कान खोल के, हमारी सरकार जिस दिन पश्चिम बंगाल में बन जाएगी, 2022 आते आते एक भी परिवार इस बंगाल में शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा। हम लोगों ने किसानों के लिए 6000 रुपया हर साल उनके खाते में डाला, उनके अकाउंट में डालने का फैसला किया। लेकिन सारे देश भर में किसानों को, गरीबों को मिल गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ममता दीदी ने जो सूची देनी चाहिए थी यहां के किसानों की, वो सूची नहीं थी। मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। 6000 रुपया हर साल जो आपको सीधे आपके खाते में आता है, आपको मिलता है। मेरे भाइयों, जो पिछला है वह भी देंगे और जो अगला है वह भी हम आपको देंगे। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। और अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां केंद्रीय भाजपा के वरिष्ठ नेता इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। साधारण राज्यवर्धन को शर्मिंदा करने वाली घटना है, और एक नहीं अनेकों। जैसे कि कोई सरकार वहां चल नहीं रही और एक कैलेंडर बना हो वहां पे रेप की वारदातों का, एक के बाद एक घटनाएं होती हैं और ये वारदातें हो रही हैं। बिल्कुल नकारात्मक राजनीति, संवेदनहीन राजनीति, जहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी ना किसी तरह मोदी सरकार को घेरा जाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ही भूल दी जाए। अब मैं आपको एक के बाद एक बताता हूं ये घटनाएं कि किस तरह से
आज राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे। टोटल 2019 में जो देश भर में जो घटनाएं हुई वो तकरीबन 32,000, जिसमें से राजस्थान के अंदर 6,000, नंबर 1 राज्य। और दूसरा जो स्टेट है वो पीछे है, काफी पीछे, आधे से भी कम। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? और ये है कैलेंडर। 5 मार्च को हनुमानगढ़ में बेल पर रिहा बलात्कार आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जलाया। ये 5 मार्च को। 6 मार्च को कोटा में गैंगरेप की घटना, एक नाबालिग से 6 दरिंदों ने रेप किया। 8 मार्च को महिला दिवस पर अलवर के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पीड़िता के साथ पुलिस अधिकारी ने बलात्कार किया। 5, 6, 8 और 8 ही तारीख को जयपुर में एक चलती कार के अंदर एक गैंगरेप हुआ, जिसके अंदर 3 कारें और 11 लोग शामिल, वो भी 8 मार्च को। और 6, 7, 8 यहां खत्म नहीं हुआ। 9 मार्च टोंक में एक मां और बेटी को निर्वस्त्र कर पीटने की खबर, उसके आगे की जांच हो रही है। 10 मार्च को उदयपुर में महिला की हत्या, जिसमें से 2 आरोपी बांग्लादेशी। 11 मार्च को अलवर में बलात्कार हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो पीड़िता के घर पे बिजली काट दी गई, उसको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया। एक के बाद एक चल रही है। 14 मार्च महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के अंदर ही तैनात एक पुलिस अधिकारी बलात्कार पीड़िता और उनके पास अपना रिपोर्ट दर्ज कराने गई, उनसे सहायता मांगने गई, उसी के साथ रेप हो गया। एक के बाद एक घटनाएं चल रही हैं। 15 मार्च राजस्थान में 12 में एक बाइक पे गांव से लौट रही एक दंपति और उनकी छोटी बहन, उसको रास्ते में रोका गया, बंदी बनाया गया। पति के सामने, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता, दरिंदगी हुई। एक के बाद एक घटना हो रही है, खत्म नहीं हुई अभी। 16 मार्च कोटा में एक 15 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की दर्दनाक घटना हुई और उस रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनको मना कर दिया गया और धमकी दी गई कि अगर रिपोर्ट लिखवाई गई तो उनके साथ एक भयानक घटना होगी। एक के बाद एक घटना चल रही है। मेरा यह कहना है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये सारी घटनाएं नजर नहीं आती? क्या कांग्रेस के किसी भी नेता को, कांग्रेस की किसी भी पार्टी को उनकी जो छोटी सोच के बियॉन्ड जो राजनीति होती है वो नजर नहीं आती? राजस्थान के अंदर मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार को चुना है, उनको जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वो अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं? वो तो सरकार बचाने में लगे हुए हैं, और सरकार बचाने से फुर्सत मिले तो जनता की सेवा करें। और सरकार बचाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फोन टैपिंग का मामला आपके सामने आया है। 69A और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज लगातार कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। और किस सरकार ने मिसयूज करा? उन्हीं की कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में बैठी है, उन्हीं ने मिसयूज करा और असेंबली के अंदर इसको स्वीकार करा। जब एक लिखित प्रश्न पूछा गया सरकार से, तो उन्होंने स्वीकार करा कि फोन टैपिंग हुई है। जबकि अगर आपको याद हो, जब सरकार गिरने की स्थिति थी, आंतरिक झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने यह कहा था कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आज लिखित रूप से वहां पर कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकारा है कि फोन टैपिंग का मामला हो रहा है। जो जनता की रक्षा कहां करेंगे? इनको कहां फुर्सत है जनता की रक्षा करने के लिए? अभी मैंने जो आपको भी आंकड़े दिए, कोई भी मामला महिला के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि एक जगह तो पूरा अपना जोर लगा देना, मीडिया के अंदर हाहाकार मचा देना, और दूसरी जगह ये एक लंबी, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है
इस लिस्ट के अंदर एक वहां जाना तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं हुआ है राहुल गांधी द्वारा या प्रियंका गांधी द्वारा। एक ट्वीट भी नहीं हुआ, वहां जाने की बात तो बहुत दूर है। ये जो फिलॉसफी है ना इनकी कि बस आंखें बंद रखो और वक्त गुजर जाएगा, हाथरस मंत्र रटते रहो और सारा काम हो जाएगा, ये नहीं है संभव आज के जमाने में। और ये जनता बिल्कुल देख रही है और असहाय है राजस्थान की जनता। एक ऐसा राज्य जो अपनी बहादुरी के लिए माना जाता है, जो देश प्रेम के लिए माना जाता है, वहां पर आज, और महिला सम्मान के लिए माना जाता है, वहां पर आज ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। और उसके बावजूद भी ना राज्य सरकार उसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना ही केंद्र में उनके जो बड़े नेता हैं जो पूरे देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान नहीं आ पाए। जहां उनकी सरकार है वहां वो नहीं आ पाए। एक राहुल गांधी आई टेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी आई टेस्ट कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। राहुल गांधी आई टेस्ट में पूछा जाए, ये दिख रहा है आपको बलात्कार की घटना, उसके बाद ये दिख रहा है बलात्कार की घटना, ये दिख रही है बलात्कार की घटना। ये सारी घटनाएं राहुल गांधी टेस्ट में नहीं नजर आएंगी, एक के बाद एक ये सब नजर नहीं आएंगी उनको। शर्म की बात है राहुल गांधी जी के लिए भी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक असंवेदनशील राजनीति कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां एक ही उनका लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी तरफ ध्यान लोगों का भ्रमित करो, लोगों का ध्यान हटाओ, लेकिन जो उनकी खुद की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे। ये मामला जो फोन टैपिंग का है, ये लगातार हम उठाएंगे इस मामले को कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हो। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? कौन सा आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आया इस फोन टैपिंग से? कौन से गुंडे पकड़े गए? जरा राजस्थान सरकार हमें बताए। जो महिलाओं या छोटी बच्चियों के ऊपर एक संकट पैदा कर रहे थे, कौन से ऐसे गुंडे थे जो पकड़े गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि यह बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपके सामने आ गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर पिछले कुछ महीने कुछ सालों के अंदर किसी सरकार ने अगर तंत्रों का गलत इस्तेमाल करा और उसे असेंबली के अंदर स्वीकार करना पड़ा, तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार। और यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सुनने वाले भी जानते हैं कि यह कांग्रेस के काम करने का तरीका है। ये दशकों से यही काम करते आए हैं और यह भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में जहां पे भी इनकी सरकार होगी, ये ऐसे ही तंत्रों का गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी ने मुझे लिखकर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं अस्मतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार, करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे? हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों। यह तो बताओ राहुल जी, आप राजस्थान कब आओगे? राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को, तो एक बार महिलाओं को बलात्कार से बचा लीजिए। यह हमारा निवेदन है। अपना धर्म का पालन एक बार कर लीजिए। और फोन टैपिंग अगर करनी ही है, जो भारत के संविधान में अनुमति है, तो ऐसे लोगों को करिए जहां पे कोई आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा हो या फिर कहीं आतंकवादी भारत के अंदर हो। आम नागरिकों के ऊपर यह फोन टैपिंग ना करें। किसी को प्रश्न हो? इस फोन टैपिंग के ऊपर हम
तो भाजपा नेता राज्यवर्धन राठौर को आप सुन रहे थे राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जिस तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो डेटा आए हैं, वो काफ़ी घबराने वाली जो डेटा है कि लगातार वहां पे जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, अपराध है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है, ये नहीं कि वहां की महिलाओं और बेटियों को बचाएं। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकी राज्यों में जब कुछ होता है तो वहां तो वो चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जब वहां की महिलाओं, बच्चियों और बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनसे पूरी तरह से नजरें फेर चुके हैं। तो ये कुछ अहम बातें बीजेपी की तरफ से खासकर राज्यवर्धन राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कुछ अहम बातें कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब इस वक्त की बड़ी खबरों पर क्या कुछ है उस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ वर्चुअल सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, नवोन्मेष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत संबंध और सहयोग हैं। दोनों ही देश फिलहाल एआई तकनीक के उपयोग से क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की ओर हैं। दोनों नेता इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने पर विचार करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अरुण, भारत और फिनलैंड के रिश्ते बहुत पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन आज जब वर्चुअल तरीके से दोनों ही प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और जैसा कि हमने कहा एआई की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, नवोन्मेष की बात हो, भारत और फिनलैंड इस वक्त किस स्थिति में है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं तमाम क्षेत्रों में वो किस दिशा में बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल असीम, जो कि फिनलैंड की बात करें तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं काफी यंग और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर है। और इस समय पर जो फिनलैंड की सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि प्राइमरीली के इन्वेस्टमेंट को कहाँ तलाशा जा सके, किन किन पॉकेट्स में, किन किन रीजन्स के अंदर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। क्योंकि कोविड के बाद में हर कंट्री ये चाहती है कि वो कोई नए विकल्पों को तलाशा जाए। इस समय पर जाने कि भारत और फिनलैंड के लिए वर्चुअल समिट काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे कि आप स्वीडन की बात कर लीजिए, डेनमार्क की बात कर लीजिए, उनके साथ में उन्होंने वर्चुअल बैठक की है और अब फिनलैंड के साथ में आज वर्चुअल संवाद होने जा रहा है। भारत क्या कुछ देख रहा है, तो भारत की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो देखने की कोशिश करेगा यहाँ पे, जब भारत जो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, हम इस बात को जानते हैं कि फिनलैंड टेक्नोलॉजी के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत आगे है। तो एक तरफ जब फिनलैंड इन ऑप्शंस को तलाशेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सके दूसरे रीजन के अंदर, तो भारत मेक इन इंडिया के तहत इन इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना चाहेगा, बड़े हाइलाइट्स को पेश करना चाहेगा कि किस तरह से भारत ने प्राइमरीली पिछले 6-6.5 सालों के अंदर किस तरह से एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया जिससे कि इन्वेस्टमेंट किया जा सके, नंबर 1। दूसरा, इस समय पर इस बात को भी जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स और एआई की दिशा के अंदर भारत और फिनलैंड इस समय पर जो कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में काम कर रहे हैं, तो भारत इस समय पर एआई की दिशा के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहता है। तो उस दिशा के अंदर दोनों के जो कोलैबोरेशन है दोनों देशों के बीच में, उनको किस तरह से बढ़ाया जा सके, इस बात पर फोकस रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉइंट रहेगा ग्रीन एनर्जी को लेकर के। हम इस बात को जानते हैं कि भारत कई सारी लीडरशिप रोल निभा रहा है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करना हो या फिर अपने भारत के अंदर कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना 2030 तक। ऐसे में फिनलैंड के पास जो टेक्नोलॉजी, खास करके जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो काफी प्रोमिनेंट हो सकती है। तो ऐसे में भारत इन ऑप्शंस को भी तलाशेगा और एक्सप्लोर करेगा कि कैसे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, इन दोनों ही मोर्चे की बात करें तो कैसे इन ग्रीन टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जा सके। हम इस बात को जानते हैं कि 100 से भी ज्यादा जो फिनिश कंपनीज है भारत में ऑलरेडी कारोबार कर रही हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और 30 से भी ज्यादा जो कंपनीज है भारत की वो फिनलैंड के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन इस पर सबसे बड़ा फोकस यही होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को भारत में आकर्षित किया जा सके। और खासतौर पर जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत मानी जाती है, एआई के लिहाज से काफी आगे अग्रणी मानी जाती हैं। तो ऐसे में जब दोनों नेता बात करेंगे तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल कई सारे मुद्दे भी उठेंगे और उनके साथ में फोकस प्राइमरीली पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके, नंबर 1, इस बात पर प्राइम फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही अरुण, चूंकि हम जानते हैं कि जो अगर नोकिया जो कंपनी है वो फिनलैंड की कंपनी है, बहुत से यूजर्स उसके भारत में भी हैं, तो मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भी हम जानते हैं कि भारत लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आए, मैन्युफैक्चर करें, मेक इन इंडिया करें। एक तो ये, इस पर भी क्या बातचीत हो सकती है। दूसरी बात, एजुकेशन के सेक्टर में भी हम जानते हैं कि एक रोल मॉडल है पूरे विश्व में। फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से भारत और फिनलैंड के बीच संबंध और भी मजबूत सकते हैं, इस पर भी कोई बातचीत हो सकती है?
बिल्कुल, जो कंप्लीट गैम्बिट ऑफ डिस्कशन होगा वो एक तरह से आपको बातचीत होती हुई दिखाई देगी, जिसमें एजुकेशन शामिल होगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शामिल होगा, एजुकेशन प्राइमरीली बिल्कुल शामिल होता हुआ दिखाई देगा, और एआई के विकल्पों को तलाश करता हुआ दिखाई देगा अगर ये जो वर्चुअल संवाद होगा। लेकिन प्रोमिनेंटली में इस बात को भी समझना होगा कि नोकिया एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी है जो कि भारत में काम कर रही है, लेकिन भारत ने इस कोविड पीरियड के दौरान जो पीएलआई स्कीम की शुरुआत, जो उसको एक्सपैंड किया है, प्राइमरी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, तो फिनलैंड की कंपनीज का भी फोकस इस बात पर है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेट किया सके, और जिस तरह से भारत एक तरह से इंसेंटिवाइज कर रहा है न्यू एमएसएमईज को, प्राइमरी न्यू कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को, प्राइमरीली सिंगल विंडो की अप्रोच अपना रहा है भारत, और साथ ही साथ जो रेड कार्पेट दे रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो ये जो नॉर्डिक कंट्रीज होती है, प्राइमरीली डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया फॉर दैट मैटर, फिनलैंड फॉर दैट मैटर, इन कंट्रीज की बहुत प्रोमिनेंट भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत आज टेक्नोलॉजी की दरकार कर रहा है। भारत में स्टार्टअप कल्चर को अगर डेवलप करना है तो हमें मोर एंड मोर टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। फिनलैंड प्राइमरी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है, चाहे 5G टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए या फिर आप सुपर कंप्यूटिंग और एआई की बात कर लीजिए, इस लिहाज से प्राइमरी संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो भारत एशिया के अंदर प्राइमरी बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता हो जा रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें भारत पर इसलिए भी क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक मैन पावर भारत में मिलता है, लैंड बैंक की बात की, जमीन की बात की जाए वो बहुत ही इकोनॉमिक मिलती है, और आजकल जो तमाम स्टेट्स इस तरह से कदम उठा रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्राइमरली एक तरह से लैंड डेवलप करके दे रहे हैं, जो तमाम चीजें चाहिए होती है किसी भी इन्वेस्टर्स को, यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, एक ही सिंगल जगह पे जाके आप पूरे अप्रूवल और मंजूरी मिलना, इन तमाम चीजों पर फोकस कर रहा है। तो ऐसे नॉर्डिक कंट्रीज के साथ साथ ईयू की बात कर लीजिए, अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन को तलाश रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड से जब बातचीत करेंगे तो फोकस इसी बात पर होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट को और आकर्षित किया जा सके भारत के अंदर, और फिनलैंड दूसरी तरफ इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को तलाशा जा सके भारत जैसे देश के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आईपीयू की भारत की 7 दिवसीय यात्रा पर आए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था यानी आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको का संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री और कई सांसद भी मौजूद थे। और आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच 500 सालों से भी ज्यादा पुराने संबंध हैं। भारत पुर्तगाल सिर्फ मित्र ही नहीं बल्कि भाई भी हैं। Thank you for your support acrossing the election to the presidency of IPU. You have a friend, a special friend in IPU, ready to work side by side with you, with your parliament and with India. Portugal and India, with more than 500 years old of relations. So we know all each other so better that I may say we are not just friends, we are brothers in blood. और आईपीयू अध्यक्ष ने भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने अपनी वैक्सीन से दुनिया भर के लोगों की मदद की है। India is one example to the world because with your courage you take very hard measures, but also because you don't look just for you. Before the vaccine and after the vaccine, you give concrete help to so many nations of our world. Thank you so much for that. और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद को एक दूसरे की मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। मेरे विचार में किसी देश की संसद को अन्य लोकतांत्रिक देश की संसद द्वारा लिए गए सर्वप्रमुख निर्णयों या संसद से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों की संसदों को एक दूसरे की मर्यादा का परस्पर सम्मान करना चाहिए। और अब बात ताजा खबर की।
शुरुआत वैक्सीनेशन की खबर के साथ। कोरोना टीकाकरण के मामले में देश रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश भर में 30 लाख से भी अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई है। देश भर में आज सुबह 8 बजे तक 3,29,47,432 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 15 दिन के भीतर 60 साल से अधिक उम्र के 1 करोड़ देशवासियों का टीकाकरण हुआ है। और कोविड का टीकाकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 30 लाख से भी अधिक लोगों का टीका लगा है। वैक्सीनेशन एम्पावर ग्रुप के प्रमुख RS शर्मा ने कहा है कि अब तक 2.5 करोड़ लोगों ने कोविन वेबसाइट पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर कराया है। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीन लगवाने की हिचक भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। हमारा काफ़ी नंबर्स बढ़ना चालू हुए हैं। अब कुछ दिनों 20 लाख से ऊपर हमारा प्रतिदिन का वैक्सीनेशन का फिगर हो गया है। तो ये बहुत अच्छा समाचार है, एक प्रकार से बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। साथ ही साथ लोगों की जो हिचक शुरुआत में देखने को आ रही थी, वो हिचक अब ख़त्म हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो ये दूसरी बात है। जहाँ तक रही सॉफ्टवेयर की बात, तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। करीब 2-2.5 करोड़ लोग इस सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर हो चुके हैं अब तक, जो अपने आप में एक सबूत है कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। और इस सब के बीच भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,27,543 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.65% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 20,191 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 3,29,47,432 लोगों का टीकाकरण हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, लगातार जो है भारत मैं कहूं तो नित नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं और जिसमें यह कहा जा रहा है कि इतने लाख लोगों ने आज जो टीके लगाए हैं। भारत विश्व को भी टीका भेज रहा है और यहाँ के लोग भी लगातार टीका लगाए जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक जो हिचक थी लोगों में कि मैं नहीं लगाऊंगा या फिर हमारे परिवार के लोग नहीं लगाएंगे, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। ये एक अच्छी बात है कि लोगों में हिचक जो है वो खत्म होती जा रही है। निश्चित तौर पे असीम, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि लोगों में हिचक कम हो रही है, क्योंकि 60 साल से अधिक उम्र के और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को जो कई दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उनको ये टीका लगना है। और आप देख रहे हैं कि पिछले अगर 15 दिन में बात करें, 15 दिन में 1 करोड़ से अधिक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या रफ्तार है और कितनी उत्सुकता है, जागरूकता है लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर के। अगर हम अपने जान पहचान में देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने लगवा लिया है ये वैक्सीनेशन। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी खबर है ये। लोगों को लगता है कि वैक्सीन एक जरिया है जिसके जरिए हम इस महामारी को खत्म कर पाएंगे और इससे बच पाएंगे, इसके संक्रमण से। और जो हॉस्पिटल में भर्ती होने की कंडीशन होती है या फिर डेथ होने की जो कंडीशन है, उस पर रोक लगाने में कामयाबी मिलेगी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में करीब 30 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाया है और ये भी एक रिकॉर्ड है। आने वाले दिनों में ये फिगर और भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन साइट बनाया जा रहा है, वैसे वैसे करंट की जो आंकड़े है वो आपको अच्छे दिखते नजर आएंगे। क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो 2 से 3 दिन भी वैक्सीनेशन करते हैं, 4 दिन भी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि आप 7 दिन वैक्सीनेशन शुरू करा दी और 24 घंटे भी ये सुविधा उपलब्ध रहे, ताकि जब भी जिसको जरूरत हो वो अपने समय पे अपने तारीख के हिसाब से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में हर रोज बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए ठाकरे सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। हाल के दिनों में अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रही थी, इन आदेशों के बाद अब उस पर सख्ती बढ़ेगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स जो है वो 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सियासी, सामाजिक या फिर धार्मिक जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। शादियों में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है
अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं 20 ही लोग। हेल्थ सर्विसेज और दूसरी अनिवार्य सेवाओं के ऑफिसेज के अलावा बाकी दूसरे कार्यालय 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। जगह की क्षमता के हिसाब से धार्मिक जगहों पर हर घंटे के लिहाज से श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी जाएगी। और महाराष्ट्र में क्या कुछ कोरोना की स्थिति, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त मुंबई से सीधे मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। शिशिर, लगातार जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, डरावने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर हम रोज सुन पा रहे हैं कि आज फलाने शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, आज इस शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में पूरे देश के मुकाबले इतने ज्यादा कोरोना के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं शिशिर? जी जी, दूसरे जी बताइए। बिल्कुल, देखिए असीम, हालांकि बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हालांकि कल के दिन अगर देखा जाए तो आंकड़ा 16,000 जो है पहुंच चुका था। 15,000 16,000 ये अमूमन एक एवरेज अगर देखा जाए तो चूंकि इस महीने से हम देख पा रहे हैं कि केसेस की बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात महाराष्ट्र सरकार के लिए, और इसीलिए सरकार ने जो है कई सारे एहतियाती कदम इसमें उठाए। बात करें जिस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात करें तो फिर चाहे वो धार्मिक फंक्शंस हो या फिर पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो, इन पर कंप्लीटली बैन जो है महाराष्ट्र सरकार ने लगा दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना कंपलसरी, हालांकि अनाउंस पहले ही सरकार ने किया था, लेकिन अब जो कि इस पूरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे उन पर भी जो है सरकार इस वक्त जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर कई सारे एहतियाती कदम महाराष्ट्र सरकार को उठाने होंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको फिर से एक बार कोविड प्रोटोकॉल्स है वो रीइंस्टेट करने होंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन है वो खासतौर पर देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज है या फिर टेस्टिंग महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही है उस टेस्टिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। जो एक केंद्र सरकार की एक टीम आई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की 7 मार्च से 11 मार्च तक, उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर उन्होंने विजिट किए। हम बात करें ठाणे, पुणे, अमरावती जैसे इलाकों की हम बात करें, यहाँ पर ये टीम गई थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो महाराष्ट्र के अधिकारी उनसे भी उन्होंने बात की थी। अपने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस समरी रिपोर्ट जो है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी है जिसमें ये सभी चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से आइसोलेशन, होम आइसोलेशन की हम बात कर रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र में इस वक्त अगर तादाद देखें तो होम आइसोलेट लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में जिन लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है उसको कहीं ना कहीं फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग फिर से कोई दूसरे कॉन्टैक्ट में ना आए और केसेस ना बढ़े, इस पर भी जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे कई सारे सुझाव जो है केंद्र ने राज्य सरकार को सुझाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये छोटे छोटे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उस पर इस वक्त अगर फोकस देने की ज्यादा जरूरत है। गुजारिश यही होगी महाराष्ट्र के लोगों के से, हर कोई कर रहा है कि वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। वहाँ के लोगों को बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन गुजरात की ही बात करें तो गुजरात में भी बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के मद्देनजर 17 मार्च से प्रमुख शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। यह कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुमन, महाराष्ट्र का ही पड़ोसी राज्य गुजरात है और वहां भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ रीजन, क्या कुछ कारण है वहां? जी बिल्कुल, पिछले 10 दिनों का अगर आंकड़ा देखा जाए गुजरात में, तो पिछले 10 दिनों में गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में सडनली जो है वो बढ़ाव शुरू हुआ है। पिछले 10 दिनों में 500 से अधिक रोजाना जो केसेस है वो आने लगे हैं। और अगर कल की ही बात की जाए तो कल गुजरात में 900 के करीब जो कोरोना के केसेस हैं वो सामने आए हैं। तो ऐसे में गुजरात के जो 4 महानगर हैं, सूरत, वडोदरा, राजकोट और अहमदाबाद, ये वो महानगर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और इन चारों महानगरों में अब तक 16 मार्च तक जो है वो पहले से ही नाइट कर्फ्यू का अमल जो है वो किया जा रहा था, जो रात 12 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक का था। लेकिन अब आज
सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि कल 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये कर्फ्यू जो है वो फिर से बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू जो रात के 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। और अगर बात की जाए अहमदाबाद और सूरत की, तो ये जो दो महानगर है, अब तक तो इन महानगरों में कोरोना के केसेस में कमी आई थी, लेकिन अचानक ही कुछ दिनों से लगातार इन दोनों महानगरों में 200 से अधिक केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू का लगना इन महानगरों में बहुत ही जरूरी था। और सरकार ने भी लोगों से ये अपील की है कि अगर जरूरत है तभी वे बाहर निकले और मास्क, कोरोना के सभी नियमों का जो है वो पालन करें। और जैसा कि आपने पूछा कि अब क्या कारण हो सकते हैं, तो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लोगों ने जो है वो बिल्कुल लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। मास्क हो, सोशल डिस्टेंस हो, कई गैदरिंग जो होती हैं वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखते हैं। और सरकार लगातार इन लोगों से अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो जनवरी और फरवरी महीने में ये कोरोना के केसेस जो है वो इन महानगरों में भी कम थे और गुजरात राज्य में भी कम हो गए थे। तो ऐसे में लोगों की लापरवाही बढ़ी और अचानक ही जब अब इन महानगरों में और गुजरात में जब कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो नाइट कर्फ्यू का अमल सरकार द्वारा किया जा रहा है। और बिल्कुल लोगों से भी यही उम्मीद की जा रही है कि अब केसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो आगे भी वे कोरोना के सभी नियमों का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन, आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। अहमदाबाद से बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे चुनावों की। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी होगी। इस चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 23 मार्च है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को की जाएगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें दक्षिण 24 परगना की 11 सीटें, हुगली की 10 सीटें, हावड़ा और कूच बिहार की 9 सीटें और अलीपुर द्वार की 5 सीटें शामिल हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल चुनाव पर बोलते हुए कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपनी चोट पर राजनीति कर रही हैं। जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल के लोगों की पीड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। बीजेपी इसका समाधान करने आई है। टीएमसी की गुंडागर्दी और अराजकता लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। इस सभा में जनता को आने से रोका जा रहा था। आज ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से, हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। और इस सब के बीच विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान पूरे चरम पर है। कांग्रेस पार्टी ने आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए चेन्नई में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
और हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस वक्त चेन्नई से हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसी पर अगर मैं सवाल पूछूं, क्या कुछ अहम बातें हैं इस घोषणा पत्र में? देखिए, जो के अलगरी ने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसके हिसाब से कांग्रेस ने 2-3 जो स्ट्रेटा है सोसाइटी को उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। एक है यूथ, जिसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की सबसे ज़्यादा दरकार है, जिसे वहाँ पर कहा गया कि हर एक जिले में करीब 500 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जॉब के लायक हो पाए, एम्प्लॉयबिलिटी जो रेट है उनका बढ़ पाए। इसके अलावा जो तस्मैक शॉप, जो लीकर शॉप्स हैं यहाँ पर, उनको फेज मैनर में धीरे धीरे बंद किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जो कि विमेन वोटर्स को आकर्षित कर सकती है असीम अपनी तरफ। आपको बता दें कि तमिलनाडु में करीब 3 करोड़ 10 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3 करोड़ 18 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महिला मतदाताओं का कि जिसको कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाना नहीं देना चाह रही है और अलग अलग तरीके से इस पर काम कर रही है। ये लीकर शॉप बंद करने की जो बात है वो सिर्फ ये कांग्रेस ही नहीं कह रही है, एआईएडीएमके ने भी अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि फेज मैनर में धीरे धीरे वो सारी दुकानें बंद की जाएंगी, जो ताकि जो लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो भी जिनका रोजगार उससे चल रहा है, उनको सीधा नुकसान नहीं पहुंचे। इसके अलावा जो एक सोशल डिस्कोर्स की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज को प्रोटेक्ट करेगी सरकार, ऐसा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है आने वाले दिनों में। इसके अलावा जो आपको बता दें कि दक्षिण भारत में स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएटेड है। तमिलनाडु में भी कहे तो बहुत ज़्यादा युवा हैं जो इंडस्ट्रियल जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, तो स्टार्टअप को और बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा गया कि 5 साल तक के लिए उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन भी दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे लुभावने वायदे हैं जो कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है अपने आने वाले दिनों में चुनाव प्रत्याशियों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक झा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे और नजर डालेंगे अन्य दूसरी राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में आज बताया कि साल 2019-20 के लिए MP लेड फंड वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है और राशि जिलों में भेज दी गई है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि कोरोना काल की वजह से 2020-21 और 21-22 के वर्ष में कोई नया MP लेड फंड नहीं दिया जाएगा। 1920, the year before the corona thing happened, every commitment which has been made by honorable MPs will be fulfilled. However, as was the instruction or as was the notification made for the year 2021 and for the year 21-22, no new commitments on MP lads will be entertained. That rule remains. With that rule remaining in place for the year before 2020, that is 1920, every commitment will be fluid and money has been cleared. सुनिए, कम से कम that was also a concern. Money has been cleared from Ministry of Finance. MOSPI, the Statistics and Program Implementation Ministry, has also assured me that they will immediately send the money to the districts. Honorable MPs can please approach their district. बढ़ेंगे आगे। आयुर्वेद से स्नातकोत्तर करने वाले डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत देने वाले आदेश को लेकर राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में चर्चा जवाब देते हुए कहा कि सर्जरी और आयुर्वेद के बीच रिश्ता पुराना है और इसे लेकर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि आयुर्वेद से स्नातकोत्तर करने वाले डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत देने वाले आदेश के खिलाफ IMA की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं उसके बारे में तो यहाँ टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सर्जरी के बारे में लेकर के कोई आशंका नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है ये तो कोई नए तो नहीं है और सर्जरी तो इसका हिस्सा है। हमारे जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो 2020 में निकला है उसमें जो प्रिस्क्राइब किया है, क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वो सर्जरी का प्रोसीड्योर क्या है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विवाद होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए। ऋषि, अगर पिछले हफ्तों की बात की जाए और ये जो अभी करंट वीक चल रहा है,
लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छे कामकाज हो रहे हैं दोनों ही सदनों में। लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात कर लें, आज क्या कुछ अहम एजेंडे जो हैं वो लिस्टेड हैं दोनों ही सदनों में? देखिए, जहाँ तक इस सत्र के इस दूसरे सप्ताह की बात करें तो जैसे कि आपने खुद कहा, बेहद सुखद और सफल सप्ताह अभी तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कामकाज के लिहाज से कहा जा सकता है। और हमने देखा है कि चाहे वो शून्यकाल हो या प्रश्नकाल हो या फिर किसी भी बिल को लेकर चर्चा करके उसको पास कराने की प्रक्रिया रही हो या फिर बजटीय प्रावधानों के तहत अन्य जो विभाग हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर जल शक्ति मंत्रालय हो, इन सब पर चर्चा और उस पर जवाब, ये सब चीज़ें बताते हैं कि इस समय संसद के अंदर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उन सब का जो कामकाज को लेकर जो उनका जो कमिटमेंट है वो दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी अपनी तरफ से सहयोग कर रहा है तो सरकार की तरफ से भी हर प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है और जो भी शंकाएं आशंकाएं विपक्षी ओर से रखी जाती हैं उस पर हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से यूके में जो भारतीयों के साथ जो नस्ली भेदभाव का मसला था उस पर तुरंत विदेश मंत्री ने जवाब दिया। इसी तरीके से आज भी शून्यकाल के दौरान भी जब कोई मुद्दा उठ रहा है और उसमें लगता है कि इस पर जवाब सत्ता पक्ष का होना चाहिए, उस पर जवाब आ रहा है। ये जो प्रोसेस है इसमें अगर हम देखें, जैसे कि आपने खुद बताया कि किरण रिजिजू जी ने तमाम जो बातें जिसमें कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ऑपरेशन प्रोसेस है, शल्य क्रिया है, इसके संबंधित उन्होंने प्रश्न के जवाब दिए। वित्त मंत्री ने अपने प्रश्नों के जवाब दिए। वहीं रेल मंत्री ने जो चर्चा है उसके जवाब में कहा कि जो रेल मंत्रालय है वो लगातार अपना विस्तार कर रहा है और जिन जिन राज्यों में जो भूमि के अधिग्रहण आसानी से हो पा रहे हैं वहाँ पर ये विस्तार और तेजी से हो रहा है। और जो बुलेट ट्रेन है उसका मसला भी उन्होंने रखा कि अगर महाराष्ट्र से सहयोग मिलेगा तो वो भी हम तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। जहाँ तक आपने पूछा कि आज जो एजेंडा है उसमें अब और क्या क्या खास बचा है, तो हमने पता है कि बजट प्रावधान के दौरान अलग अलग मंत्रालयों की चर्चा, चाहे वो टूरिज्म मिनिस्ट्री हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो, इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा लोकसभा में हम एक बिल है जिसमें कि अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है तमिलनाडु की, उसमें संविधान संशोधन बिल है और 2 बिल लोकसभा में भी लिस्टेड है, जिसमें कि एक जो महत्वपूर्ण बात है कि तो ये 2 बिल जो है उसमें लोकसभा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। देखो मुझे न बताना इससे कैसे है खाना, बस भूख की फिक्र, नो अदर बहाना। ये मेरा चीज है, ब्रेड में लगाऊं या रोटी में खाऊं, मेल्ट करूं ग्रेट करूं इसे ही दबाऊं, तेरी फू बातें रख तेरे पास, ये मेरा चीज है। जमा इंडिया का नया स्वैग है, क्यूब हो या स्लाइस टेस्टी डायनामाइट है, स्पेशल भी सबका अपना भी, ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये मेरा अमूल चीज है। गाइस कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, पीयूसी सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा, मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने सीरियाई संघर्ष के मुद्दे पर कहा है कि भारत का यह मानना है कि सीरियाई संघर्ष का सैन्य उपायों के द्वारा समाधान नहीं हो सकता। तिरुमूर्ति ने कहा कि हमने मानवीय सहायता और मानव संसाधन विकास के माध्यम से सीरिया के पुनर्गठन और सामान्य स्थिति बहाल करने में योगदान दिया है। TS तिरुमूर्ति ने कहा कि हम सीरिया के लोगों के समर्थन में उनकी मदद करने की पहल को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल महीने के अंत में भारत का दौरा करेंगे। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद से यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी।
जॉनसन का भारत यात्रा का मकसद इस क्षेत्र में ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कल इस बात की जानकारी दी। जॉनसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने के प्रयासों के तहत जनवरी महीने में भारत की यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन ब्रिटेन में कोविड संक्रमण में आए उछाल के बाद उन्हें ये यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। जॉनसन सरकार ने कहा है कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में झुकाव बढ़ाने पर फोकस ज्यादा रहेगा। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। अजय नमस्कार, क्या कुछ है खास खबरें? नमस्कार असीम। और हफ्ते की जो शुरुआत है बाजारों की काफ़ी गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन आज थोड़े से जो बाजार हैं वो संभलते हुए नजर आए। और पहली खबर शेयर बाजार से ही है। मंगलवार यानी 16 मार्च 2021 को शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। आज बीएसई का सेंसेक्स करीब 213 अंकों की तेजी के साथ 50,608 पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी 74 अंक की तेजी के साथ 15,000 के ऊपर खुलता हुआ दिखाई देगा। अगर इस वक्त हम बात करें तो जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है उसमें आईटी स्टॉक्स के साथ साथ जो एफएमसीजी हैं उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। एशियन पेंट्स, टीसीएस, एचसीएल, डॉक्टर रेड्डीज और भारतीय एयरटेल में 1% से लेकर के 4% तक की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं सिप्ला, टाटा स्टील, एसबीआई, लार्सन एंड ट्यूब्रो और बीपीसीएल में 1 से करीब 2% तक की गिरावट देखी जा रही है। तो आज जो एक्टिव कहे जाने वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो जो गिरावट है कैपिटल गुड्स में देखी जा रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखी जा रही है, लेकिन बढ़ने वाले शेयर्स में टेक्नोलॉजी शेयर्स जो हैं वो इस वक्त बाजार को थामे हुए नजर आ रहा है। और बाजार की बात को आगे बढ़ाते हैं। जो आईपीओ है पूरा का पूरा जो हफ्ता है वो आईपीओज का हफ्ता कहा जा सकता है। आज कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ खुला है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ जो कि एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है, ये सारे के सारे आईपीओ को अगर हम देखें तो 3,700 करोड़ रुपए बाजार से उठाए जाने का प्लान है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का आईपीओ पहले ही करीब 4.4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप आईपीओज़ में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये हफ्ता काफ़ी बिजी रहने वाला है, आपको वहाँ पर निगाह रखनी चाहिए। तो फिलहाल आज के इस व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही पहुंचाने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। और देखिए दुनिया भर में कोरोना के कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया में 12,07,54,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 26,71,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां 3,01,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 5,47,000 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना से 1,15,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। तो लगातार दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में 3,01,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं और ब्राजील की बात कर लें, इन तमाम देशों में जो है वो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 12,07,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब खेल जगत की खबरों की। हमारे सहयोगी मुकेश आ चुके हैं स्टूडियो। मुकेश, आपसे एक सवाल और उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि लगातार ये बात कही जा रही है कि अब जो मैचेस होंगे T20 के, उसमें जो दर्शक हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, स्टेडियम खाली होंगे और तब ये मैचेस होंगे। बिल्कुल असीम, जिस तरह से ये खबर आ रही है क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा की है और बीसीसीआई ने कहा है जो भी बचे मैचेस हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे। इससे पहले 50,000 लोगों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब ये फैसला वापस ले लिया गया है और सभी को लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा या टेलीविजन सेट्स पर ही इन मैचों को देखना पड़ेगा और इनका लुत्फ उठाना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा ही सावधानी है। और जिस तरह से 3 पैरामीटर्स की शुरू से बात हो रही है, मास्क पहने, हाथ धोएं और साथ ही साथ 6 गज की दूरी का पालन करें, तो उनको देखते हुए ये बीसीसीआई ने फैसला लिया है। चलिए दूसरी खबरें बताइए।
रुक करते हैं क्रिकेट का ही बात करें तो असीम, आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच कल आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के नाम रहा था। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में इस मुकाबले से कौन सी टीम बढ़त बनाएगी, इस पर सभी की निगाह होगी। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की T20 सीरीज के बाकी के 3 मुकाबले दर्शकों के बगैर खेले जाएंगे। इस सीरीज के सारे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम 2 मैच भी खेले गए थे। BCCI और गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी 3 मैचों के बगैर दर्शकों के होने की पुष्टि की है। मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ये फैसला किया गया है। अब तक स्टेडियम में 50% दर्शकों को आने की अनुमति दी गई थी। वहीं चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले आज देर रात इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का सामना घरेलू मैदान पर जर्मन क्लब बॉर्सिया मिचेलबैक के बीच होगा। पहले लेग में मैन सिटी ने 2-0 से जीत दर्ज की थी। ऐसे में टीम की कोशिश इस मुकाबले को अपने नाम कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की होगी। मैन सिटी इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो शीर्ष पर मौजूद है और उनके खिताब जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। दूसरी तरफ जर्मन क्लब का हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मुनचेन ने अपने पिछले 6 मुकाबलों में हार का सामना किया है। उन्हें अगल अंतिम 8 में प्रवेश करना है तो इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। वहीं लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए सोमवार को देर रात रोमांचक जीत हासिल की। लिवरपूल ने अवे मुकाबले में वॉल्वरहैम्पटन को 1-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। लिवरपूल के लिए मुकाबले का एकमात्र गोल पहले हाफ के खेल खत्म होने से ठीक पहले डिएगो जोता ने किया था। इस जीत के बाद लिवरपूल अंक तालिका में 46 अंक के साथ 6ठे स्थान पर आ गया है। तो खेल प्राइम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं असीम के पास। शुक्रिया मुकेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो मीडिया प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।